So in the previous video, we discussed linear regression. Now in this video, let's understand logistic regression in detail. तो start करते हैं. तो logistic regression अगर मैं simple शब्दों में कहूँ, so it is an extension of linear regression for the cases where y is categorical rather than continuous. और categorical में भी सबसे simple वाला केस जहाँ पे सिर्फ हमारे पास दो कैटेगरीज हो, मतलब बाइनरी वाला केस. तो अब इस लाइन से हमें एक चीज पता चल रही है कि कैटेगोरिकल के केस में लीनियर रिग्रेशन अच्छा परफॉर्म नहीं करता होगा, इसीलिए तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन आया. तो अब इस लाइन को अच्छे से समझने के लिए हमें तीन चीजें समझनी पड़ेंगी. सबसे पहला कि जब हमारा y बाइनरी कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो हमारी टास्क क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. सेकंड कि लीनियर रिग्रेशन क्यों फेल करता है जब हमारा y कैटेगोरिकल वेरिएबल है. और थर्ड कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको. तो जब आप ये तीनों सेक्शंस कंप्लीट कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता क्या है, जो कि हमें तीसरे सेक्शन से पता चलेगा, और ये करता क्या है, जो कि हमें फर्स्ट वाले सेक्शन से पता चलेगा, और वाई इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन, जो कि हमें सेकंड सेक्शन से पता चलेगा. तो एक बार आप ये तीनों सेक्शंस कवर कर लोगे सो यू विल नो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता क्या है और ये करता क्या है. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हमारा y बाइनरी कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो हमारी टास्क क्या है. तो इस केस में आवर टास्क इज टू प्रेडिक्ट टू विच क्लास द अनसीन डेटा बिलोंग्स टू. फॉर इंस्टेंस हियर आई हैव अ डेटा सेट वेयर आई हैव टू क्लासेस. एक को मैंने रेड से मार्क किया है, दूसरे को मैंने ब्लू से मार्क किया है. तो इस केस में हमें ये पता करना है कि कोई भी अगर हमारे पास अनसीन डेटा पॉइंट है तो वेदर दैट बिलोंग्स टू दिस रेड क्लास और टू दिस ब्लू क्लास. तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब क्लासिफाई कर रहे हैं डेटा पॉइंट को टू ईदर वन ऑफ दीज क्लासेस. क्योंकि मेरे पास दो क्लासेस हैं सो दिस इज ऑल्सो नोन एज बाइनरी क्लासिफिकेशन. तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसकी, सो दिस इज अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ ईमेल क्लासिफिकेशन. वी आर गिवन एन ईमेल, वी नीड टू क्लासिफाई वेदर दैट ईमेल इज स्पैम और नॉन स्पैम. सो आई होप यू अंडरस्टूड कि जब हमारे पास जो y है दैट इज बाइनरी कैटेगोरिकल, तो उस केस में हमें बाइनरी क्लासिफिकेशन करना है. अब इसको थोड़ा सा और फॉर्मुलेट करते हैं और समझते हैं कि बाइनरी क्लासिफिकेशन के केस में जो हमारा आउटपुट वेरिएबल y है वो क्या क्या वैल्यूज ले सकता है. तो बाइनरी क्लासिफिकेशन के केस में क्योंकि हमारे पास दो क्लासेस हैं सो वी यूजुअली रिप्रेजेंट दीज टू क्लासेस यूजिंग 0 और 1. तो बाइनरी क्लासिफिकेशन के केस में जो हमारा जो आउटपुट वेरिएबल y है दैट कैन ओनली टेक टू वैल्यूज, इधर 0 और 1. अब किस क्लास को 0 असाइन करना है और किस क्लास को 1 असाइन करना है दैट इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू. लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं, जो हमारी जो पॉजिटिव क्लास है और द क्लास इन विच वी आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन, उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नेगेटिव क्लास है उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि ईमेल क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल में हमारी टास्क क्या है, हमें पता करना है कि वो ईमेल स्पैम है या नहीं है. तो स्पैम जो होगा वो मेरी पॉजिटिव क्लास होगी, और जो नॉन स्पैम होगा दैट विल बी माई नेगेटिव क्लास. तो बाइनरी क्लासिफिकेशन के केस में जो हमारा जो आउटपुट वेरिएबल y है दैट कैन ओनली टेक टू वैल्यूज, इधर 0 और 1. तो अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि जो मैं वैल्यूज प्रेडिक्ट करूंगा y हैट, तो क्या सिर्फ मैं दो ही वैल्यूज प्रेडिक्ट करूंगा 0 और 1, या फिर कुछ और प्रेडिक्ट करूंगा. तो समझते हैं कि क्या होगा जब मैं दो वैल्यूज को ही प्रेडिक्ट करूंगा. तो लेट्स से मेरे पास दो क्लासेस हैं, एक को मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया, दूसरे वाले को ब्लू से रिप्रेजेंट किया. लेट्स से ब्लू वाली को से दिस इज माय पॉजिटिव क्लास और इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, और रेड वाली को मैं 0 से रिप्रेजेंट करता हूँ. अब अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं ए और एक ये पॉइंट है बी, और मुझे पता करना है कि ए और बी किस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, सो आई विल से ए के लिए व्हाट आई विल प्रेडिक्ट, जो ए है वो मेरा क्लास 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. सिमिलरली बी के लिए व्हाट आई विल प्रेडिक्ट, वो भी मेरा क्लास 1 को प्रेडिक्ट कर रहा है. मतलब दोनों के लिए मैंने सेम क्लास प्रेडिक्ट की है. लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए क्लास के लिए आई एम मोर कॉन्फिडेंट कि वो क्लास 1 को बिलोंग कर रहा है देन पॉइंट बी. लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन में, मतलब जब मैं सिर्फ दो नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं अपनी प्रेडिक्शंस को, तो इस रिप्रेजेंटेशन में कहीं भी कॉन्फिडेंस का सेंस नहीं है. सो दिस इज द फ्लो इन दिस रिप्रेजेंटेशन, दैट देयर इज नो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस. सो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सो इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रेडिक्टिंग टू नंबर्स, हम एक रेंज प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 1. और इन अदर वर्ड्स what we can predict, we can predict probability of y equals to 1.
तो इससे क्या होगा कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी हम उसको कॉन्फिडेंस के फॉर्म में इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस लेट्स से माय प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी 0.8, तो इसका मतलब है आई एम 80% कॉन्फिडेंट कि वो जो मेरा पॉइंट है वो क्लास 1 को बिलोंग कर रहा है। और अगर मुझे y इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सो दैट आई कैन सिंपली कैलकुलेट बाय सब्ट्रैक्टिंग दी y इक्वल्स टू 1 प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 1। तो इससे मुझे y इक्वल्स टू 0 होने की प्रोबेबिलिटी भी मिल जाएगी। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करता हूँ rather than two numbers 0 और 1, so that gives me more robust representation, उससे मुझे कॉन्फिडेंस का पता चलेगा। अब जो अगला क्वेश्चन आता है कि जो मेरा जो एक्चुअल वैल्यू है दैट इज 0 और 1, और जो मैं आउटपुट कर रहा हूँ वाई हैट वो मैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में आउटपुट कर रहा हूँ दैट इज फ्रॉम द रेंज 0 to 1। तो इस 0 to 1 को मतलब इस प्रोबेबिलिटी को मैं कैसे 0 और 1 में चेंज करूंगा? सो द आंसर इज थ्रेशोल्डिंग। आप सिंपली थ्रेशोल्ड कर दो एट 0.5 या फिर किसी वैल्यू पे डिपेंडिंग ऑन योर टास्क। तो आप कहोगे अगर मेरी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज ग्रेटर देन 0.5 तो मैं उसको क्लास आई विल असाइन इट टू क्लास 1, अगर उस मेरी प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम है सो आई विल असाइन इट टू क्लास 0। तो दिस वे जो आपकी जो आउटपुट वैल्यू है जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है दैट विल बी ट्रांसफॉर्म टू 0 और 1। आई होप यू अंडरस्टूड कि y जब हमारा बाइनरी कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो उस केस में जो हमारी जो टास्क है दैट इज टू डू बाइनरी क्लासिफिकेशन। और बाइनरी क्लासिफिकेशन में हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं, हम क्या आउटपुट करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू 1। क्यों आउटपुट करते हैं? ताकि हमें वी गेट अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब ये समझते हैं कि लीनियर रिग्रेशन क्यों फेल हो जाता है इन द केस ऑफ बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो लीनियर रिग्रेशन के केस में जो हमारा जो आउटपुट होता है दैट कैन टेक वैल्यू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन इस केस में हमें जो वैल्यू चाहिए हमें वो 0 से 1 के बीच में वैल्यू चाहिए। तो दैट्स वाई हम लीनियर रिग्रेशन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। सो टू मेक लीनियर रिग्रेशन वर्क फॉर दिस हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हम ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाली रेंज को मैप कर पाएं टू दिस 0 से 1 की रेंज में। तो अब देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम इसको। तो एक बेसिक सा आइडिया हमारे दिमाग में आता है कि जो लीनियर रिग्रेशन की जो रेंज है दैट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्यों ना हम इसको थ्रेशोल्ड कर दें लेट्स से एट 0, और जो वैल्यूज 0 से ऊपर है हम इसको कहें कि दे बिलोंग टू क्लास 1, और जो उससे नीचे v से दे बिलोंग टू क्लास 0। तो ऐसा हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि देर इज नो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन इट, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो दैट्स वाई हम थ्रेशोल्डिंग को यूज़ नहीं करते हैं। तो फिर हम एक्चुअल में करते क्या हैं? सो इंस्टेड ऑफ मैपिंग ये जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की रेंज को डायरेक्टली 0 to 1 में मैप करने की बजाय, सो व्हाट वी डू, वी मैप दिस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रेंज को एक दूसरी रेंज में मैप करते हैं दैट इज ऑल्सो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और इस चीज को मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूँ इनटू प्रोबेबिलिटी। तो अब ये समझते हैं कि ये चीज कौन सी है जिसको मैं डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एंड दैट हैज अ रेंज ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो प्रोबेबिलिटी में एक कंसेप्ट होता है ऑड्स का। तो ऑड्स ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी विच आई विल डिनोट बाय पी ऑफ एनी। तो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो ऑड्स कॉइन टॉस के एग्जांपल में तो ऑड्स ऑफ हेड आने का क्या ऑड्स होगा? तो ऑड्स ऑफ हेड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स। सो दिस इज ऑड्स। अब ऑड्स को मैं डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू ऑड्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑड्स। तो सिंपली आप इस ऑड को अगर सब्स्टिट्यूट करोगे इस फॉर्मूले में सो यू विल सी कि वो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। कैसे? तो प्रोबेबिलिटी ऑड्स क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। तो इसको मैं यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ इस फॉर्मूला में तो क्या होगा? ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी है सो दिस विल कैंसिल आउट और मेरे पास क्या बचेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये मेरा क्या है? दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो विच इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आ गया मेरे पास। तो ऑड्स को मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूँ टू प्रोबेबिलिटी। अब हम ये देखते हैं कि इस ऑड्स की रेंज क्या होगी। तो अगर ऊपर वाली वैल्यू 0 होगी तो ये मेरे मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर नीचे वाली 0 होगी सो दिस विल बी इन्फिनिटी। तो ऑड्स की रेंज जो है दैट इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी।
लेकिन जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमें इसको मैप करना है टू सच अ थिंग जिसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब ऐसा मैंने इसलिए क्यों कहा, ताकि मेरी लीनियर मैपिंग हो सके इन दोनों के बीच में और वन टू वन मैपिंग हो सके। अगर लेट से अगर मैं इसको मैप करता हूँ टू सम अदर रेंज, जैसे 0 टू इन्फिनिटी जो कि मेरी ऑड्स की रेंज है, तो जो मैपिंग होगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी से 0 टू इन्फिनिटी के बीच में, वो नॉन लीनियर हो जाएगी। अब नॉन लीनियरिटी से क्या होगा, नॉन लीनियरिटी से मेरी मैनी टू वन मैपिंग हो जाएगी। उससे क्या होगा, उससे सेम बहुत सारी वैल्यूज सेम वैल्यू को मैप होंगी एंड दैट विल गिव अस द सेम वैल्यू ऑफ कॉन्फिडेंस, जिससे कि जो कॉन्फिडेंस की वैल्यू है वो अनरिलायबल हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट से जो लीनियर रिग्रेशन का जो आउटपुट है, लेट से एक 100 है और एक 1000 है। अब अगर ये दोनों सेम वैल्यू को मैप हो रही है टू इन दिस रेंज 0 टू इन्फिनिटी में, तो इससे क्या होगा, जो कॉन्फिडेंस निकल के आएगा वो भी सेम निकल के आएगा। लेकिन होना क्या चाहिए, 1000 के लिए मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए एज कम्पेयर टू 100। लेकिन अगर मैं इसको मैनी टू वन मैपिंग के कारण दोनों सेम ही कॉन्फिडेंस यील्ड करेंगी। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हम इस 0 टू इन्फिनिटी की रेंज को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो सिंपली अगर मैं ऑड्स का लॉग ले लूँ, इफ़ आई टेक द लॉग ऑफ द ऑड्स, तो ये जो 0 टू इन्फिनिटी की रेंज है ये मेरी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की रेंज में मैप हो जाएगी। और क्योंकि ऑड्स को मैं मैप कर सकता हूँ टू प्रोबेबिलिटी, तो ये जो मेरी दोनों जो रिक्वायरमेंट्स थी कि एक तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होनी चाहिए और दूसरा उसको मैं कन्वर्ट कर पाऊँ प्रोबेबिलिटी में, तो दोनों सेटिस्फाई हो रही है। तो जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी। तो लॉग ऑफ ऑड्स को अगर मैं मॉडल करूँ इन टर्म्स ऑफ द आउटपुट ऑफ लीनियर रिग्रेशन, जो कि मेरा विच इज़ नथिंग बट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब इससे हाउ आई कैन कन्वर्ट द लॉग ऑफ ऑड्स टू द प्रोबेबिलिटी। तो लेट्स से अगर मैं इसको z कहता हूँ, ये जो थीटा ट्रांसफर इसको मैं z कहता हूँ, सो ऑड्स मेरे क्या निकल के आएंगे, सो ऑड्स विल बी e टू द पावर ऑफ z। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में इसको सब्सिट्यूट करूँ, सो दिस विल गिव मी e टू द पावर ऑफ z डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर ऑफ z, जिसको मैं क्या करूँ, अगर मैं e टू द पावर ऑफ z से डिवाइड करूँ, सो 1 अपॉन 1 बाई e टू द पावर ऑफ z प्लस 1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस जी, जो कि मेरा प्रोबेबिलिटी मुझे देगा। तो अगर मेरे पास लीनियर रिग्रेशन का आउटपुट है लेट्स से z, तो अगर मैं उसको ट्रांसफॉर्म करूँ यूजिंग दिस फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस जी, तो मुझे प्रोबेबिलिटी मिलेगी। सो दिस इज व्हाट लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन डज। ये क्या करता है, लीनियर रिग्रेशन का आउटपुट लेता है और उसके ऊपर इस फंक्शन को अप्लाई करता है। इस फंक्शन को 1 अपॉन 1 प्लस ई टू पावर जी, इसको हम सिग्मॉइड भी कहते हैं, we call it as sigmoid। तो logistic regression is nothing but sigmoid। so if I can write, so logistic regression को मैं simply ऐसे लिख सकता हूँ, so logistic regression is nothing but sigmoid applied on top of linear regression, sigmoid plus linear regression। तो ये मेरा logistic regression है। सो दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज नथिंग बट इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। तो एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि हम बस उसमें सिग्मॉइड लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, ताकि हमें प्रोबेबिलिटी आउटपुट हो सके। ठीक है, अब समझते हैं कि सिग्मॉइड फंक्शन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सो एज वी हैव सीन, सिग्मॉइड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस जेड। अगर मैं इसको प्लॉट करूं, सो दिस लुक्स लाइक अ एस शेप्ड कर्व एज शोन। So this function maps any real number from minus infinity to infinity to a range between 0 and 1, और उस 0 से 1 की रेंज को हम इंटरप्रेट करते हैं एज प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू 1। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, सो दिस फंक्शन इज सिमेट्रिकल अराउंड 0.5 के अराउंड सिमेट्रिकल है, जैसा इस साइड है वैसा ही इस साइड है। और जैसे जैसे z की वैल्यू को मैं बढ़ाता हूँ, सो दिस फंक्शन अप्रोचेज अ वैल्यू ऑफ 1, और जैसे जैसे मैं कम करता हूँ, सो दिस अप्रोचेज अ वैल्यू ऑफ 0। अब ये जो फंक्शन है दिस इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, सो दिस लुक्स लाइक दिस। सो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस सिग्मॉइड इज सिग्मॉइड ऑफ z 1 माइनस सिग्मॉइड ऑफ z। सो दिस विल बी यूजफुल जब हम ग्रेडियंट डिसेंट करेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द की पॉइंट्स अबाउट दिस सिग्मॉइड फंक्शन। सो एज वी नो, अगर मुझे कन्वर्ट करना है प्रोबेबिलिटी को टू 0 और 1, सो व्हाट वी विल डू थ्रेशहोल्डिंग। यूजुअली इस केस में हम क्या करते हैं, हम 0.5 पे थ्रेशोल्डिंग करते हैं। मतलब
अगर मेरा सिग्मॉइड ऑफ z is greater than or equal to 0.5, तो I'll say वो जो एग्जांपल है that belongs to class 1, अदरवाइज एल्स I'll say वो एग्जांपल क्लास 0 को बिलोंग कर रही है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो सिग्मॉइड ऑफ z ग्रेटर देन 0.5, अगर मैं इस प्लॉट में देखूं तो सिग्मॉइड ऑफ z 0.5 से बड़ा कब है? जब मेरा z ग्रेटर देन 0 है। तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और z लेस देन 0, क्योंकि z ग्रेटर देन 0 इसी को सिग्निफाई करता है। तब z क्या होता है? z हमारा लीनियर रिग्रेशन का आउटपुट है। सो वी नो z इक्वल्स टू थीटा 1 x1 प्लस सो ऑन अप टू थीटा n xn। तो हमने लीनियर रिग्रेशन में देखा कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स अ लाइन और अ प्लेन। तो इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल, इसके ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने का मतलब ये है कि एक ऐसा लाइन या फिर ऐसा प्लेन एग्जिस्ट करता है जिसके कि ऊपर हमारी जो सारी वैल्यूज हैं दैट बिलोंग्स टू क्लास 1 और उसके नीचे सारी वैल्यूज हैं दैट बिलोंग्स टू क्लास 0। ऐसे प्लेन को हम कहते हैं, ऐसे प्लेन या लाइन को हम कहते हैं डिसीजन बाउंड्री। तो डिसीजन बाउंड्री क्या करती है? वो दो क्लासेस को सेपरेट करती है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मेरे पास दो क्लासेस हैं, एक को मैंने रेड से डिनोट किया, दूसरे वाले को ब्लू से डिनोट किया है। तो इस केस में जो डिसीजन बाउंड्री हो सकती है वो दिस माइट बी द डिसीजन बाउंड्री, क्योंकि इसके ऊपर मेरे पास एक क्लास है और इसके नीचे मेरे पास दूसरी क्लास है। अब अगर मैं देखूं जो पॉइंट इससे ज़्यादा दूर है तो उनके लिए जो मेरी z की वैल्यू होगी दैट विल बी लार्ज, और z की वैल्यू लार्ज होगी तो इसका मतलब जो मेरी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे वो भी लार्ज होगी। और वहीं जो पॉइंट्स पास में उसके लिए z की वैल्यू कम होगी, तो आई कैन से फ्रॉम द प्लॉट तो उसके लिए जो मेरी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी वो भी कम होगी। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में हमें क्या करना है? तो हमें ऐसे थीटास ढूंढने हैं या फिर हमें ऐसी डिसीजन बाउंड्री ढूंढनी है जो कि मैक्सिमाइज कर सके प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द टास्क ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब इसे थोड़ा फॉर्मलाइज करके लिखते हैं। तो हमें ऐसे सेट ऑफ पैरामीटर्स चाहिए या फिर ऐसी डिसीजन बाउंड्री चाहिए जो कि अच्छे से क्लासिफाई कर पाए हमारे डेटा सेट को। तो अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमें ऐसे सेट ऑफ पैरामीटर्स चाहिए दैट मैक्सिमाइजेस द लाइक्लीहुड ऑफ द ऑब्जर्व डेटा। अब समझते हैं कि ऑब्जर्व डेटा क्या होता है और लाइक्लीहुड क्या होता है। तो ऑब्जर्व डेटा का मतलब जो डेटा हमारे पास है, मतलब ट्रेनिंग डेटा, और लाइक्लीहुड का मतलब है कि सेट ऑफ पैरामीटर्स कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं हमारे ऑब्जर्व डेटा को, मतलब कितना अच्छे से फिट कर पा रहे हैं हमारे ट्रेनिंग डेटा को। मतलब जहाँ पे 1 है क्या वो वहाँ पे 1 प्रोडिक्ट कर पा रहे हैं, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 0 प्रोडिक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो लेट्स से मेरे पास एक डेटा सेट है जहाँ पे मेरे पास दो क्लासेस हैं, एक को मैंने रेड से डिनोट किया और एक को मैंने ब्लू से। लेट्स से ब्लू वाली को एल से दिस इज माई क्लास 1 और जो रेड वाली है उसको मैं क्लास 0 कहता हूँ। अब मेरे पास दो सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं या फिर दो डिसीजन बाउंड्रीज हैं। लेट्स से एक है ए और सेकंड वाली है बी। तो अगर मुझे पता करना है कि इन दोनों में से कौन अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है मेरे डेटा सेट को, तो आई विल से कि जो ए वाली जो डिसीजन बाउंड्री है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही है मेरे डेटा सेट को। क्यों? क्योंकि ए वाली अच्छे से क्लासीफाई कर पा रही है 1 और 0 क्लास को, मतलब इसके ऊपर सारे 1 है और इसके नीचे सारे 0 है। वहीं वी वाली के केस में अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर तो सारे 1 है लेकिन इसके नीचे सारे 0 नहीं है, वहाँ पे कुछ 1s भी है। तो इसका मतलब जो लाइक्लीहुड है ए क्लास का दैट इज ग्रेटर देन लाइक्लीहुड ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही है, ए अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है देन बी। तो मुझे ऐसे सेट ऑफ पैरामीटर्स चाहिए जो कि मैक्सिमाइज करें लाइक्लीहुड को, मतलब जो कि बेस्ट एक्सप्लेन करें मेरे डेटा को। तो अब समझते हैं कि मैथमेटिकली इस ऑब्जेक्टिव को, इस टास्क को कैसे फ्रेम कर सकते हैं। तो लेट्स से मेरे पास m एग्जांपल है एंड फॉर अ गिवन सेट ऑफ पैरामीटर्स थीटा, जो मेरा लाइक्लीहुड होगा l थीटा दैट विल बी डिफाइंड एज। तो अगर मेरा ith ऑब्जर्वेशन 1 है, सो जो लाइक्लीहुड होगा दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आई इक्वल्स टू 1, मतलब उसके आउटपुट के 1 होने की प्रोबेबिलिटी गिवन x एंड द पैरामीटर्स थीटा। और अगर मेरा वाई आई वो ith ऑब्जर्वेशन 0 है तो लाइक्लीहुड क्या होगा? 0 होने की प्रोबेबिलिटी उस ith ऑब्जर्वेशन की। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो है दिस इज नथिंग बट द आउटपुट ऑफ सिग्मॉइड 1/1 प्लस ई की पावर माइनस ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल्स टू 1। तो लेट से अगर मैं इसको वाई हैट से डिनोट करता हूँ तो मैं लाइक्लीहुड वाले फंक्शन को कैसे लिख सकता हूँ? सो आई कैन राइट, अगर मेरी ith ऑब्जर्वेशन 1 है तो मेरा लाइक्लीहुड क्या होगा? वाई हैट आई, मतलब जो मैंने प्रोडिक्शन की है उस ith ऑब्जर्वेशन में। और अगर मेरा ith ऑब्जर्वेशन 0 है तो जो लाइक्लीहुड होगा दैट विल बी 1 माइनस वाई हैट आई। मैंने सिंपली इसको रिप्लेस किया है विद वाई हैट एंड नथिंग आई डिड।
तो अगर मैं इस पूरे को एक फॉर्मूला में लिखूं, अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं, तो जो मेरा लाइक्लीहुड होगा फॉर ith ऑब्जर्वेशन, उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ. इट इज y hat I रेज टू पावर yi इंटू 1 माइनस y hat I रेज टू पावर 1 माइनस yi. आप चेक कर सकते हो बाय पुटिंग yi इक्वल्स टू 1. अगर मैं yi को 1 रखता हूँ तो ये जो सेकंड टर्म है ये जीरो आउट हो जाएगी, एंड व्हाट आई विल गेट, आई विल ओनली गेट y hat I, जो कि यहाँ पे है. सिमिलरली अगर मैं yi को 0 प्लेस करता हूँ तो फर्स्ट टर्म मेरी 1 हो जाएगी, और जो मेरा बचेगा दैट विल बी 1 माइनस y hat I. तो मैंने इसको कंबाइन कर दिया अब इसमें, तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया फॉर द लाइक्लीहुड ऑफ द ith ऑब्जर्वेशन. अब अगर मैं पूरे डेटा सेट के लिए लाइक्लीहुड निकालूं, सो एल थीटा फॉर द एंटायर डेटा सेट, क्योंकि ये सारी क्या है एक दूसरे के, ये सारी फीचर्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, सारी एग्जांपल्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है. सो सिंपली मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा इनको. सो आई इक्वल्स टू 1 to m, एंड दैट विल बी y hat I रेज टू पावर yi इंटू 1 माइनस y hat I रेज टू पावर 1 माइनस yi. तो अब दिस इज द लाइक्लीहुड फॉर द इंटायर डेटा सेट. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दिस, सो ये क्या है, मेरी प्रोबेबिलिटीज है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फॉर द इंटायर डेटा सेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटीज को. सो प्रोबेबिलिटीज आर लेस देन 1, तो इसके चांसेस हैं न्यूमेरिकली अनस्टेबल होने के. सो दिस माइट लीड टू न्यूमेरिकल अनस्टेबिलिटी. बहुत छोटा सा नंबर आएगा क्योंकि सारी वैल्यूज जो हैं वो 0 से 1 के बीच में. तो इसको ओवरकम करने के लिए इंस्टेड हम क्या करते हैं, हम लॉग ले लेते हैं इसका. तो log ऑफ एल थीटा, तो log वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू समीशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to m yi इंटू log ऑफ y hat I प्लस, अब ये वाला नीचे आ जाएगा, 1 माइनस yi इंटू log ऑफ 1 माइनस y hat I. तो ये अब हमारा ऑब्जेक्टिव है. तो मतलब इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग द लाइक्लीहुड, अगर हम इसको मैक्सिमाइज करते तो इसमें तो न्यूमेरिकल अनस्टेबिलिटी का इशू होता. सो इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग द लाइक्लीहुड हम लॉग लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करते हैं. सो वी मैक्सिमाइज द लॉग लाइक्लीहुड ताकि हम न्यूमेरिकल अनस्टेबिलिटी के इशू से बच जाए. तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. तो मशीन लर्निंग में यूजुअली क्या होता है कि हम कॉस्ट फंक्शन के फॉर्म में ऑब्जेक्टिव को फ्रेम करते हैं, और वी यूजुअली मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन और लॉस फंक्शन. तो उसके लिए वट इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग द लॉग लाइक्लीहुड हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे नेगेटिव ऑफ लॉग लाइक्लीहुड, ताकि एक हमें वो थोड़ा सा फीलिंग आ जाए ऑफ मशीन लर्निंग के कॉस्ट फंक्शन की. तो अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में जो हमारा कॉस्ट फंक्शन होगा, इट इज नथिंग बट द नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड, जो कि मैंने यहाँ पे शोन किया हुआ है. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस और लॉजिस्टिक लॉस. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कॉस्ट फंक्शन है, सो दिस इज कॉन्वेक्स, मतलब इसमें एक ही मिनिमा या मैक्सिमा होगा, क्योंकि जो नॉन लीनियरिटी सिग्मॉइड ने इंट्रोड्यूस की थी, जैसे कि अगर आपको ध्यान हो तो सिग्मॉइड इज 1 प्लस ई की पावर माइनस डी. तो ई के कारण ये जो नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस हुई थी, दैट हैज बीन कैंसल्ड आउट बाय लॉग. तो जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है इन दिस केस इज कॉन्वेक्स. सो दिस एंश्योर्स कि जो हमारे ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स हैं जैसे ग्रेडियंट डिसेंट, दैट आर गारंटीड टू कन्वर्ज एट मिनिमा, अगर हमारे जो बाकी जो हाइपर पैरामीटर्स है इफ दे आर सेट करेक्टली. तो अब इस लॉस फंक्शन को थोड़ा और समझते हैं कि क्या होगा जब मेरी एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यूज सेम होंगी और जब मेरी एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यूज सेम नहीं होंगी. तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, और फिर देखेंगे कि क्या ये जो हमारा लॉस फंक्शन है ये उसको सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. तो अगर मेरी एक्चुअल वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यू के बराबर है, तो उस केस में जो लॉस आना चाहिए जे थीटा, वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए. वहीं अगर मेरी एक्चुअल वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यू के बराबर नहीं है, तो जो मेरा लॉस आना चाहिए वो बहुत ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही ऑपोजिट प्रेडिक्ट किया. तो इन दैट केस द लॉस शुड बी इनफाइनाइट. तो अब देखते हैं क्या ये जो मेरा लॉस फंक्शन है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. तो यहाँ पे मैंने दो केस लिए हैं. पहले केस में जब मेरी एक्चुअल वैल्यू 1 है, और दूसरे केस में जहाँ पे मेरी एक्चुअल वैल्यू 0 है. अब जब मेरी एक्चुअल वैल्यू 1 है तो उस केस में मेरा लॉस फंक्शन होगा माइनस लॉग वाई हैट, क्योंकि उस केस में क्या होगा, ये जो सेकंड टर्म है वो 0 आउट हो जाएगी. तो मेरे पास बचा क्या, माइनस वाई आई लॉग वाई हैट आई. तो वाई आई मेरा 1 है, तो माई लॉस फंक्शन इज माइनस लॉग वाई हैट. तो अगर मैं इस कॉस्ट को प्लॉट करूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई हैट, तो द प्लॉट विल लुक समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जब मेरा प्रेडिक्टेड वैल्यू 1 है और एक्चुअल वैल्यू 1 है, तो जो मेरा लॉस है वो 0 है. वहीं अगर ऑपोजिट केस है, मतलब प्रेडिक्टेड वैल्यू मेरी 0 है
और एक्चुअल वैल्यू 1 है, तो जो मेरा लॉस है दैट इज इनफिनाइट। सिमिलरली आप दूसरे केस के लिए देख सकते हो। तो इसका मतलब ये जो मेरा लॉस फंक्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है एंड दिस इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब एक बेसिक सा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि हमने ये वाला लॉस फंक्शन ही क्यों यूज किया। क्या हम जो लीनियर रिग्रेशन में जो हमने लॉस फंक्शन यूज किया था मीन स्क्वेयर एरर, क्या हम उसे यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होगा अगर हम इसे यूज करें। तो लीनियर रिग्रेशन के केस में जो लॉस फंक्शन हमने यूज किया था दैट वाज दिस मीन स्क्वेयर एरर। अब इस केस में अगर हम ये वाला लॉस फंक्शन यूज करेंगे, सो बिकॉज ऑफ सिग्मोइड ये जो लॉस फंक्शन होगा दैट विल बी नॉन कॉन्वेक्स, मतलब उसमें एक से ज़्यादा मिनिमा या मैक्सिमा हो सकते हैं जैसे कि आई हैव शोन हियर। तो उससे क्या होगा, उससे जो हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है जैसे कि ग्रेडियंट डिसेंट, तो हो सकता है कि वो किसी भी लोकल मिनिमा में कन्वर्ज हो जाए इंस्टेड ऑफ द ग्लोबल मिनिमा, जिससे कि आपको सब ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिले। सो दैट्स वाई हम ये वाला लॉस फंक्शन यूज नहीं करते, इंस्टेड वी यूज द क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन। तो अब एक बार हमारे पास लॉस फंक्शन डिसाइड हो गया, द नेक्स्ट टास्क इज टू ऑप्टिमाइज दिस लॉस फंक्शन, मतलब उसे मिनिमाइज करना है। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते हैं जैसे कि हमने लीनियर रिग्रेशन में यूज किया है। तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है, ये इटरेटिवली अपडेट करता है पैरामीटर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया था लीनियर रिग्रेशन के केस में। यहाँ पे ये पैरामीटर्स को अपडेट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट बाय द स्टेप साइज। तो अब एक बार हमारे पास ऑप्टिमल सेट ऑफ पैरामीटर्स आ गए, तो द नेक्स्ट टास्क इज टू इवेल्युएट दीज पैरामीटर्स कि वाकई में क्या ये जो पैरामीटर्स हैं ये बेस्ट हैं। तो उसके लिए वी यूज द इवेल्युएशन मैट्रिसेस। तो देखते हैं कौन कौन सी इवेल्युएशन मैट्रिक्स को हम यूज करते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू, डिटेल में इसको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सो सबसे जो सिंपलेस्ट इवेल्युएशन मैट्रिक और जो मोस्ट यूज्ड इवेल्युएशन मैट्रिक है इज एक्यूरेसी, मतलब जो हमारे टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है उसमें से मैंने कितने सही किए हैं, दैट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी लेकिन फॉर स्क्यूड डेटा सेट अच्छे से काम नहीं करता है। स्क्यूड डेटा सेट का मतलब जब हमारे पास एक क्लास का प्रोपोर्शन दूसरी क्लास के प्रोपोर्शन से ज़्यादा हो, तो उस केस में वी यूज प्रिसीजन रिकॉल और F1 स्कोर। तो प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन का मतलब हाउ मच प्रिसाइज वी आर, मतलब इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला TP अपॉन TP प्लस FP, मतलब जितने मैंने प्रेडिक्ट किए हैं विच इज गिवन बाय दिस टर्म उसमें से कितने एक्चुअली सही हैं। ठीक है, अब प्रिसीजन आपको कब यूज करना है, जब आप फॉल्स पॉजिटिव्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो, जैसे कि ईमेल क्लासिफिकेशन में। मतलब मैं क्या अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं फॉल्स पॉजिटिव अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैं किसी भी यूजफुल ईमेल को स्पैम क्लासीफाई नहीं कर सकता हूँ। अब रिकॉल जो होता है, रिकॉल का मतलब जितने एक्चुअल में सही थे TP प्लस FN उसमें से मैंने कितने सही किए, सो दैट इज रिकॉल। अब रिकॉल आपको कब यूज करना है, जब आप फॉल्स नेगेटिव अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो इसकी एक एग्जांपल जैसे मैं दूं, इन डिसीज क्लासिफिकेशन, जैसे आपको कैंसर क्लासिफाई करना है तो मैं फॉल्स नेगेटिव नहीं अफोर्ड कर सकता, मतलब जिसको कैंसर है उसको मैं ये नहीं बोल सकता कि आपको कैंसर नहीं है, तो उस केस में हमें रिकॉल यूज करना है। अब थर्ड F1 स्कोर, F1 स्कोर क्या है, इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ प्रिसीजन एंड रिकॉल। मतलब लेट्स से आई हैव अ मॉडल, मैं प्रिसीजन और रिकॉल कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, आई कांट हैव टू इवेल्युएशन मैट्रिक फॉर द सेम, क्योंकि उससे कंपेयर करना मुश्किल होगा। सो F1 स्कोर इज अ सिंगल रियल नंबर इवेल्युएशन मैट्रिक, जो कि विच इज नथिंग बट 2 टाइम्स प्रिसीजन रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल, मतलब ज्योमेट्रिक मीन है प्रिसीजन रिकॉल का। सो इट्स वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होती है, 1 का मतलब गुड मॉडल, 0 का मतलब बैड मॉडल। अब और जो इवेल्युएशन मैट्रिक है दैट इज AUC ROC, मतलब एरिया अंडर रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो हम क्या करते हैं, हम रिकॉल या फिर जिसे हम सेंसिटिविटी भी कहते हैं उसको हम प्लॉट करते हैं 1 माइनस स्पेसिफिसिटी, दैट इज नथिंग, मेरा फॉल्स पॉजिटिव रेट है। तो इन दोनों को प्लॉट करता हूँ और जो कर्व बनता है, लेट्स से दिस इज माय कर्व, ये 0 और 1 के बीच वैल्यू, तो अगर उस कर्व का एरिया अंडर द कर्व अगर वो 0.5 से ज़्यादा है इसका मतलब अच्छा मॉडल है, अगर वो 0.5 है मतलब वो बेसलाइन मॉडल जितना काम कर रहा है उससे कम है, तो वो बिल्कुल ख़राब परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो लाइन है ये हमारी थ्रेशोल्ड है, इसके नीचे ख़राब परफॉर्म कर रहा है, इसके ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो आप प्लॉट करोगे ये डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यू पे आप इस कर्व को प्लॉट करोगे। सो दिस इज कॉल्ड एरिया अंडर रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व।
सो ये दीज आर द इवेल्यूएशन मैट्रिक्स जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो अगर आपका डेटा सेट स्क्यूड है तो आप ये यूज़ करो, अदरवाइज यूज़ दीज टू। तो अब एक बार हमारी इवेल्यूएशन मैट्रिक्स हमारे पास आ गई, सो वी गेट टू नो कि जो पैरामीटर्स मेरे निकले हैं फ्रॉम द ग्रेडियंट डिसेंट वो क्या सही है, क्या मेरा मॉडल अच्छा है। सो दिस कंप्लीट्स दिस लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब एक जो चीज़ बची है दैट इज अजम्पशंस। अब क्या क्या अजम्पशंस इसमें फॉलो होती है फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसको पढ़ लेते हैं डिटेल में। क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज नथिंग बट सिग्मॉइड अप्लाइड ऑन द टॉप ऑफ लीनियर रिग्रेशन। तो जो भी लीनियर रिग्रेशन की assumptions है वो यहाँ पे अप्लाई होंगी। The only assumption that is different from linear regression is linearity in the log odds। मतलब हम ये assume करते हैं कि जो मेरे log odds हैं that is a linear combination of features। जैसे कि हमने देखा ही है, अगर ये assumption violate हो जाएगी तो जो हमने अभी तक पढ़ा है that all will not make any sense, तो ये assumption है, दिस इज द मेन assumption इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब बाकी जो assumptions हैं जैसे मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशंस एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होनी चाहिए जो कि हमने लीनियर रिग्रेशन में पढ़ी है, दे ऑल अप्लाई टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो अब हम ये देख लेते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। तो दिस इज सिंपल और इंटरप्रेटेबल, काफ़ी आसान है। दिस इज सिग्मॉइड अप्लाइड ऑन द टॉप ऑफ लीनियर रिग्रेशन। सेकेंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज कि जो इसका आउटपुट होता है दैट इज प्रोबेबिलिस्टिक, मतलब हम उसको इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे इफ इट्स वैल्यू इज 0.8 तो हम कह सकते हैं कि आई एम 80% कॉन्फिडेंट दैट दिस ऑब्जर्वेशन बिलोंग्स टू क्लास 1। सो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस। थर्ड, ये लीनियरली सेपरेबल डेटा के साथ अच्छे से काम करता है। ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेजेस। अब अगर लिमिटेशंस की बात करूं तो दिस ओनली गिव्स मी द लीनियर डिसीजन बाउंड्री। अगर मैं फीचर स्पेस की बात करता हूं तो डिसीजन बाउंड्री होगी वो लीनियर ही होगी। तो अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स डेटा सेट है लाइक सर्कल जिसमें मुझे सर्कल टाइप डिसीजन बाउंड्री चाहिए तो दिस विल नॉट वर्क अगर मैं फीचर स्पेस में बात करूँ तो। सेकंड कि दिस इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स, ऑब्वियसली क्योंकि दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन, तो लीनियर रिग्रेशन इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स, सो दिस इज आल्सो सेंसिटिव टू आउटलायर्स। थर्ड है कि दिस इज नॉट सुटेबल फॉर हाई डायमेंशनल डेटा, मतलब जब हमारे पास जो नंबर ऑफ फीचर्स हैं दैट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। m मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल्स है और n नंबर ऑफ फीचर्स हैं, तो अगर ये n इज ग्रेटर देन m मतलब फीचर्स एग्जांपल से ज़्यादा है, सो दिस विल नॉट वर्क। उस केस में हमें रेगुलराइजेशन वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो अब हम फटाफट रिव्यू कर लेते हैं जो कि हमने अभी तक इस वीडियो में देखा। तो सबसे पहले हमने देखा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन है क्या। सो दिस इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन, मतलब सिग्मॉइड अप्लाइड ऑन द टॉप ऑफ लीनियर रिग्रेशन, और इसको हम यूज किस लिए करते हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। फिर हमने देखा कि बाइनरी क्लासिफिकेशन को हम कैसे कॉस्ट फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे सेट ऑफ पैरामीटर्स चाहिए जो कि मैक्सिमाइज करें लाइकलीहुड को, और दैट बेस्ट डिफाइंस द और दैट बेस्ट एक्सप्लेन द मॉडल, हमें एक्सप्लेन द डेटा सॉरी। तो ऐसा कॉस्ट फंक्शन चाहिए। फिर हमने उस कॉस्ट फंक्शन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करा इन द फॉर्म ऑफ लॉजिस्टिक लॉस या फिर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। हमने ऑड्स और लॉग ऑड्स का यूज किया उसमें। देन वी ऑप्टिमाइज दिस कॉस्ट फंक्शन यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। फिर एक बार हमारे पास बेस्ट थीटाज आ गए तो हमने फिर उसको इवेल्यूएट किया यूजिंग द इवेल्यूएशन मैट्रिक, और इवेल्यूएशन मैट्रिक में वी डिस्कस्ड एक्यूरेसी जो कि बैलेंस क्लास के लिए काम करता है, स्क्यूड क्लास के लिए वी हैव प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर, एंड फाइनली वी डिस्कस्ड AUC ROC कर्व। फिर हमने देखा कि कौन कौन सी अजम्पशंस हैं। तो जो लीनियर रिग्रेशन की अजम्पशंस हैं वो तो इसमें अप्लाई होंगी ही होंगी। द ओनली assumption that is different is linearity in log odds, मतलब हम assume करते हैं कि जो log odds है that is a linear combination of features। फिर हमने फाइनली प्रोज एंड कॉन्स पढ़े इसके लॉजिस्टिक रिग्रेशन के। तो ये सब हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। सो दैट कंप्लीट्स आर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमेशा पूछते हैं कि जो डिसीजन बाउंड्री है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या वो हमेशा लीनियर होगी, तो जो कि हमने अभी इसके कॉन्स में भी पढ़ा है। तो यस, इसका आंसर है यस, जो डिसीजन बाउंड्री लीनियर होगी ओनली इफ अगर मैं फीचर स्पेस की बात करूं। फीचर स्पेस का मतलब अगर मैं x1 x2 इस स्पेस की बात करूं तो उस स्पेस में वो लीनियर होगी। अगर मैं इस फीचर्स को ट्रांसफॉर्म कर दूं, मतलब अब जो मेरा जो लीनियर कॉम्बिनेशन है जो z है, अगर मैं वो ऐसा लिख दूं θ1 x1 का स्क्वायर प्लस θ2 x1 x2 प्लस सो ऑन अप टू θn xn का स्क्वायर,
मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फीचर्स को स्क्वायर कर रहा हूँ, उनको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ और उनको कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा हूँ। तो उस केस में मेरी जो डिसीजन बाउंड्री होगी वो ट्रांसफॉर्म, वो मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, दैट विल बी मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, नॉन लीनियर होगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ फीचर स्पेस की बात करूँ, मतलब मैं कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ना यूज़ करूँ, सिर्फ इन फीचर्स का यूज़ करूँ x1 x2, तो मेरी जो डिसीजन बाउंड्री होगी z, यहाँ पे स्क्वायर ना यूज़ करूँ, तो उस केस में ये लीनियर होगी। लेकिन अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूँ तो ये लीनियर नहीं होगी, दिस विल बी मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। थैंक यू।